जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। तो आज के इस वीडियो में क्लास 10th के साइंस का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमेशा बोर्ड एग्जाम में आते हैं, उनका हम एक शॉर्ट वीडियो लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए। मैक्सिमम इसमें से 12 से 13 ही क्वेश्चन हैं जो हमेशा बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग उन सभी क्वेश्चंस का सोल्यूशन करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा क्या, हिंदी मीडियम में, और यहाँ इंग्लिश मीडियम में हमने क्वेश्चन लिख दिया है, ठीक है, ताकि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चे इस वीडियो को देख सके और समझ सके। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, यानी कि नीचे दिए गए रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए, बैलेंस कीजिए। संतुलित करने की आवश्यकता क्यों होती है? ताकि तत्वों की संख्या दोनों ओर बराबर रहे। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है द्रव्यमान नष्ट नहीं होता है। अगर इधर कम है तो इधर ज्यादा तत्वों की संख्या है, इधर तत्व मतलब परमाणु संख्या, तो इधर परमाणु संख्या कम है, इधर ज्यादा है, तो यह अनबैलेंस है, क्योंकि इधर वजन ज्यादा हो जाएगा, इधर कम हो जाएगा। तो वजन बराबर करने के लिए संख्या बराबर होनी चाहिए। ठीक है, आए समझ में? हाँ, तो संख्या बराबर रहेंगे तभी तो द्रव्यमान भी बराबर रहेगा। मान लीजिए एक आलू है 1 किलो का है, मान लीजिए सभी आलू कितने हैं, 1-1 किलो के हैं, और इधर 2 ठो आलू है, इधर एक ही आलू है, तो इधर 1 किलो वजन हो गया, इधर कितना हो गया, 2 किलो वजन हो गया। और एक आलू जो है 1-1 किलो का है, इधर 2 आलू तो इधर 2 किलो के हो गए, इधर एक ही आलू है तो इधर 1 किलो का हो गया, अनबैलेंस हो गया। संख्या बराबर करेंगे तभी तो दोनों ओर 2 किलो का हो जाएगा, इसलिए एक ठो और आलू ले देंगे, इधर भी 2 किलो हो जाएगा, इधर भी 2 किलो हो जाएगा, दोनों बैलेंस हो जाएंगे। इसलिए तत्वों की संख्या बराबर की जाती है ताकि द्रव्यमान बराबर रहे। आइए, तो बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हीट एंड ट्रायल मेथड का इस्तेमाल करेंगे। अब हीट एंड ट्रायल मेथड कहता क्या है बबुआ? हीट एंड ट्रायल मेथड कहता है तुक्का मार के बैलेंस करो। तुक्का मार के बैलेंस करने का मतलब क्या है? ये नहीं कि अंधाधुंध तुक्का मारो, नहीं, तुक्का वहां मारो। तुक्का मारने का मतलब सीधे सीधे समझ जाओ, जो फार्मूला है उसके आगे 2, 3, 4, 5 कुछ भी लगाना। ठीक है, जैसे कि यह फार्मूला है, कोई फार्मूला है जिसमें कुछ यौगिक होंगे, तो उसके आगे 2, 3, 4, 5 कोई भी गुणांक लगाना ही कहलाता है हीट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, इसको बोला जाता है तुक्का लगाना। ठीक है, तो तुक्का लगा करके हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं, लेकिन उसमें चेंजिंग करते हैं, उसके आगे गुणांक लगाते हैं, जिससे जो है ज्यादा मतलब कि क्या कहा जाता है, गड़बड़ ना हो। अभी समझ में आ जाएगा क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे मान लीजिए इन सबको बैलेंस करना है, तो सबसे पहले क्या कीजिए, सेम टू सेम इनको उतार लीजिए। तो HNO3 को हम लोग उतार लेंगे। ठीक है, उसके बाद इसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर दीजिए। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी चूने का पानी है। चूने का पानी इसको क्यों कहते हैं? जब इसको पानी में डुबा देते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को, तो पंछुच्छुर हो जाता है, भीग जाता है, गीला हो जाता है, ठंडा हो जाता है, इसी कारण से बुझा हुआ चूना कहते हैं। पहले गरम गरम कड़ेर कड़ेर था, पानी में घोल दिया तो वो ठंडा आ गया, इसलिए उसको बुझा चूना कहते हैं। ठीक है, इसको भी हम लोग ब्रैकेट के अंदर बंद कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद कैल्शियम नाइट्रेट, कौन है? कैल्शियम नाइट्रेट। ठीक है, इसको भी हम लोग ब्रैकेट के अंदर बंद कर लेते हैं। आइए, ये भी हो गया बंद। उसके बाद H2O यानी जल है, पानी है, ये तो सब कोई जानता है, इसको भी ब्रैकेट के अंदर बंद कर लो। देखिए, हीट एंड ट्रायल मेथड का इस्तेमाल करने से जब हम करने जाते हैं, रासायनिक समीकरण को बैलेंस करने जाते हैं, तो देखते हैं कौन सा कंपाउंड जिसमें है तत्वों की संख्या कुछ ज्यादा दिखाई दे रहा है। ऐसा कौन सा यौगिक, कंपाउंड मतलब यौगिक, या सीधे फार्मूला समझ लो, परमाणुओं का फार्मूला, ऐसा कौन सा फार्मूला है जिसमें तत्वों की संख्या कुछ ज्यादा दिखाई दे रहा है, उसमें खचर मचर ज्यादा हो? तो कौन है जी जिसमें खचर मचर ज्यादा है? ध्यान से देखें तो यही फार्मूला कुछ हमें खचर मचर ज्यादा दिखाई दे रहा है, इसमें तत्वों की संख्या कुछ ज्यादा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो जैसे ही पहचान लिए उस फार्मूला को, तो बैलेंस करने की शुरुआत वहीं से करते हैं। आइए, हमने पहचान लिया कि इसी में खचर मचर ज्यादा है, तो अब बैलेंसिंग की शुरुआत यहीं से करेंगे। ठीक है, तो अब इसमें जब हम ध्यान से देखेंगे, यहाँ से हम लोग बैलेंसिंग की शुरुआत कर रहे हैं, तो अब इसमें देखेंगे कि कौन तत्व सबसे ज्यादा है, किसकी संख्या ज्यादा है। तो यह है ऑक्सीजन, इसके नीचे 3 लगा है, यानी यहाँ 3 परमाणु दिखा रहा है, लेकिन सबसे बाहर पूरे होल ब्रैकेट के बाहर 2 ठो लग गया। इसका मतलब ऑक्सीजन जो O3 है वह 2 बार है, O3 O3। तो यहाँ 3 ऑक्सीजन हो गए, यहाँ 3 ऑक्सीजन हो गए, कुल मिलाकर के 6 ऑक्सीजन हो गए। ठीक है, अरे 2 3 6 ऐसे समझते हो ना, तो ऐसे भी समझ लो, 2 3 6, या O3 जो है 2 गुना है, तो O3 एक बार, फिर O3 एक बार, 3 ऑक्सीजन यहाँ, 3 ऑक्सीजन है, कुल मिलाकर के ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितना है? इस फार्मूला में 6 ठो है। ठीक है, 6 है। तो इस फार्मूले में भी देख रहे हैं सबसे अधिक संख्या किसका है? ऑक्सीजन का है। कितना है? 6 है। तो जब हमें पता चल गया कि इस फार्मूले में ऑक्सीजन की संख्या सबसे ज्यादा है, तो इसका मतलब अब हमें क्या करना है, ऑक्सीजन को सबसे पहले बैलेंस करना है। क्योंकि सबसे पहले देखते हैं कि इस फार्मूले में तत्वों की संख्या ज्यादा दिखाई दे रहा है,
उसके बाद उसमें देखते हैं कि कौन सा तत्व है जो सबसे ज्यादा है। तो जो पकड़ में आ गया सबसे पहले उसी को बैलेंस करने की आवश्यकता होती है। तो हमें ऑक्सीजन पकड़ में आया है, तो अब हमें सबसे पहले पूरे जगह मैंने हर जगह से ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, दोनों तरफ ऑक्सीजन की संख्या बराबर करनी है क्योंकि पकड़ में आया है ऑक्सीजन। ठीक है, तो आइए 2 3 6 यहाँ हो गया 6 ऑक्सीजन। अब इस फार्मूले में ऑक्सीजन कितना है तो देखेंगे ध्यान से, तो 1 ऑक्सीजन है। कितना है? 1 ऑक्सीजन। कुल मिलाकर के कितने ऑक्सीजन? इधर हो गए 7 ऑक्सीजन। तो 7 ऑक्सीजन इधर हो गए। ऑक्सीजन की संख्या में ज्यादा दिखाई दिया, तो सबसे पहले जरूरत है इसी को बैलेंस करने की। तो इधर हो गया टोटल ऑफ ऑक्सीजन, इधर कितने हैं अगर देखें तो ये सॉरी यहाँ एरो लगाना था जी, आई एम सॉरी। ठीक है, क्योंकि इनका रिएक्शन हुआ तो ये बने हैं। ठीक है, हाँ, तो कुल मिला जुला करके इधर ऑक्सीजन है 7। अब देखते हैं कि इधर कुल मिला जुला करके ऑक्सीजन कितने हैं। तो ध्यान से देखिए, O3 यानी 3 ऑक्सीजन यहाँ से, और होल पूरा ब्रैकेट के बाहर 2 लगाया, ये ऑक्सीजन दुगना है। तो 2 ऑक्सीजन है, 1 नहीं समझिएगा, 2 एकनम 2, यहाँ 1 है ना, तो 2 एकनम 2, यहाँ दुगना ऑक्सीजन है। तो एक मिल करके 2 ऑक्सीजन होंगे ना, तो 2 ऑक्सीजन यहाँ से हो गए और 3 ऑक्सीजन यहाँ से हो गए। तो टोटल ऑफ ऑक्सीजन इधर कितने हैं? 5 हैं, और उधर कितना है? 7 है। इधर टोटल ऑफ ऑक्सीजन 5 और उधर 7। तो किसको बढ़ाने की आवश्यकता है? इस साइड के ऑक्सीजन को। उस साइड के ऑक्सीजन को बढ़ाएंगे तो और ज़्यादा बढ़ जाएगा और अनबैलेंस हो जाएगा। इसलिए हमें किसको बैलेंस करने की आवश्यकता है? इधर वाले ऑक्सीजन को, इसको बढ़ाने की आवश्यकता है। तो आइए इस साइड के ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, बराबर करते हैं। ठीक है, तो उधर 7 ऑक्सीजन है और इधर कितने हैं? 5 ऑक्सीजन। तो इस साइड के ऑक्सीजन को हम क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। क्या करेंगे? बढ़ाएंगे, तभी तो बैलेंस होगा। आइए अब देखिए, बदलाव जब भी करेंगे जो है संख्या बराबर करने के लिए, बढ़ाने के लिए, घटाने के लिए, तो फार्मूले के अंदर ढुक के कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे। अगर फार्मूला के अंदर ढुक करके कोई भी नंबर लिख देते हैं तो फार्मूला ही चेंज हो जाता है, पदार्थ ही चेंज हो जाता है। तब वो पदार्थ वह वाला पदार्थ नहीं रहता है, दूसरा हो जाता है। जैसे मान लीजिए HNO3 है, इसके अगर अंदर हम लोग मान लीजिए यहाँ ही समझ लीजिए, मान लीजिए ऑक्सीजन की संख्या बढ़ाना है तो कोई लोग यहाँ पर 2 लिख दे या 3 लिख दे। ठीक है, अगर यहाँ पर 3 जैसे मान यहाँ 2 लिख दिए तो 2 2 4 3 7, कोई लोग कहेंगे हमने बैलेंस कर दिया। नहीं नहीं नहीं, तब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नहीं रह गया। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाला अब यह पदार्थ नहीं रह गया, अब ये दूसरा फार्मूला बन गया, दूसरा पदार्थ हो जाएगा। ठीक है, तो कभी भी फार्मूले के अंदर चेंजिंग नहीं करते हैं। कहाँ करते हैं चेंजिंग? आइए बताते हैं। ये जो ब्रैकेट है ना, इसके बाहर यहाँ करते हैं, यहाँ कोई ना कोई नंबर लिख करके करते हैं बैलेंस करना। ठीक है, चेंजिंग कहाँ करते हैं? ये ब्रैकेट के बाहर यहाँ पर कोई नंबर या तो 2 या 3 या 4 या 5 कोफिशिएंट यानी गुणांक लिख करके करते हैं। तो जैसे ही गुणांक कोई लगाते हैं ये पूरा फार्मूला जो है उतना गुना हो जाता है। ठीक है, तो आइए बैलेंस करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हम देख रहे हैं कैल्शियम इधर 1 है, कैल्शियम इधर 1 है। ऑक्सीजन को बढ़ाने के लिए अगर सबसे बाहर इधर 2 लगा देंगे तो कैल्शियम अनबैलेंस हो जाएगा। तो जो भाई जो चीज़ पहले ही से ही बैलेंस है तो उसको अनबैलेंस करने की क्या आवश्यकता है? तो इसलिए जो है हमें पता चल गया कि नहीं, अगर यहाँ पर हम लोग कोई भी नंबर लगाएंगे तो कैल्शियम जो है अनबैलेंस हो जाएगा। लेकिन पहले ही से कैल्शियम जब बैलेंस है तो अनबैलेंस क्यों करेंगे? इसलिए अब चलिए इस साइड और देखते हैं, सॉरी इस ब्रैकेट में देखते हैं कि क्या अगर इसके बाहर हम लोग कोई नंबर लगाते हैं तो क्या इसमें कोई अनबैलेंसिंग होता है? तो नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि कैल्शियम तो इधर बैलेंस था, तो इसलिए हमने यहाँ पर कोई नंबर नहीं लिखा। हीट एंड टाइम मेथड ऐसे ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ऐसे जगह चेंजिंग करते हैं जिससे जो है अन्य चीज अनबैलेंस ना हो। ठीक है, तो इसलिए अब क्या करेंगे, इसमें हम देखेंगे, इसमें बैलेंस करेंगे, सॉरी इसमें चेंजिंग करेंगे। लेकिन कहाँ? फार्मूले के अंदर नहीं, बाहर। तो यदि सबसे बाहर यदि 2 लगा दे तो सब दुगना हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे? सब दुगना हो जाएंगे। ठीक है, तो हाइड्रोजन भी 2 हो जाएगा, नाइट्रोजन भी 2 हो जाएगा, और 2 3 6 ऑक्सीजन कितने हो गए? इधर देखिए 6, और इधर देखेंगे तो 2 एकनम 2 ऑक्सीजन इधर कितना है? 2। तो इधर ऑक्सीजन कुल मिलाकर के कितने हो गए? 8, लेकिन उधर कितने हैं? 7। तो अभी क्या करना है, इधर हो गए 8 ऑक्सीजन, इधर हो गए 7 ऑक्सीजन, लेकिन अभी भी हमें क्या करना है? ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। अभी ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हुआ है, बस एक जगह इसमें चेंजिंग कर देना है तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो जाएगा। कैसे? देखिए ध्यान से, 2 3 6, इधर तो 6 ऑक्सीजन है लेकिन यहाँ 1 ऑक्सीजन है। अगर इसके बाहर हम लोग 2 लगा दें तो 2 गुना हाइड्रोजन भी हो जाएगा 2 2 बार, यानी कि 2 दूनी 4, हाइड्रोजन 4 हो जाएगा।
और 2 एकनम 2, इसके नीचे 1 है तो 2 एकनम 2, ऑक्सीजन कितने हो गए? 2 हो गए। अब कितना हो गया? 8 ऑक्सीजन हो गया। कुल मिलाकर के 8 ऑक्सीजन हो गया। देखिए इधर भी 8 ऑक्सीजन हो गए, उधर भी 8 ऑक्सीजन हो गए। तो ऑक्सीजन की संख्या बैलेंस हो गई कि नहीं हो गई? तो इसी तरह से हीट एंड ट्रायल मेथड का इस्तेमाल करते हैं। हमेशा याद रखिएगा, चेंजिंग उसमें करेंगे जिससे जो है बाकी वाले तो परमाणु अनबैलेंस ना हो। अगर हमें बदलाव करना है तो बदलाव उस फार्मूले में करेंगे जिससे अन्य तत्वों का समूह जो है उसमें कोई प्रभाव ना पड़े, वह बदलाव उसमें कोई मतलब चेंजिंग ना आने पाए, वो बराबर ही रहे। ठीक है, ये नहीं कि ऐसे फार्मूले में चेंजिंग कर दे रहे हैं जिससे कि पहले से जो बैलेंस था वो भी अनबैलेंस हो गया, तब करते रहिए रात भर दिन भर बैलेंस। ठीक है, तो इसलिए वहाँ बदलाव करते हैं जिससे कि अन्य तत्व प्रभावित ना हो। ठीक है, आइए तो यहाँ पर किए थे तो ऑक्सीजन भी हमारा क्या हो गया? बैलेंस हो गया, और कैल्शियम में कोई हानि नहीं पड़ी, कैल्शियम की संख्या में भी कोई अनबैलेंसिंग नहीं आ पाया। ठीक है, तो ऑक्सीजन की संख्या हमने क्या कर लिया? बैलेंस कर लिया। ऑक्सीजन को हमने क्या कर लिया? बैलेंस कर लिया। अब चलिए ढूंढते हैं कि ऑक्सीजन के बाद वह कौन सा तत्व है जिसकी संख्या सबसे ज्यादा है। ऑक्सीजन सबसे ज्यादा था तो ऑक्सीजन को तो बैलेंस कर लिया। अब देखेंगे कि ऑक्सीजन के बाद ऐसा कौन सा तत्व है जिसकी संख्या सबसे ज्यादा है ऑक्सीजन के बाद। तो अगर गौर से देखेंगे तो कौन दिखाई दे रहा है जी? हमें कौन दिखाई दे रहा है? हाइड्रोजन। कौन है? हाइड्रोजन। हर जगह देखेंगे तो हाइड्रोजन की संख्या कुछ ज्यादा दिखाई दे रहा है। देखिए कैसे, 2 एकनम 2, ये फार्मूला पूरे फार्मूले के बाहर 2 लगा है, यानी सबको दुगना करेगा। ठीक है, तो यह 1 तो 2 एकनम 2 हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है? 2। और भी हाइड्रोजन इधर देख लेते हैं, पूरे होल ब्रैकेट के बाहर 2 है, इसके बीच है तो 2 एकनम 2, यहाँ से भी हाइड्रोजन कितना हो गया? 2। तो कुल मिला जुला करके इधर हाइड्रोजन की संख्या कितना है? 4 है। ओके, आइए इधर देखते हैं, 2 दूनी 4, इधर भी हाइड्रोजन की संख्या कितना है? 4। तो हाइड्रोजन तो पहले से बैलेंस है जी। तो जब हाइड्रोजन बैलेंस हो गया है तो इसको दोबारा बैलेंस करने की आवश्यकता है नहीं। तो ऑक्सीजन बैलेंस, हाइड्रोजन बैलेंस। अब देखते हैं हाइड्रोजन के बाद ऐसा कौन सा तत्व है जिसकी संख्या सबसे ज्यादा है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस हो गया है। अब नाइट्रोजन बचा है और कैल्शियम बचा है। तो कैल्शियम को देखते हैं, यहाँ भी कैल्शियम 1 ठो, यहाँ भी कैल्शियम 1 ठो, ये भी बैलेंस है। नाइट्रोजन को देख लेते हैं, 2 ठो नाइट्रोजन इधर है, अरे भाई इसके नीचे 1 ठो है, तो सबको ना दुगना किया है, हाइड्रोजन को भी दुगना किया है, नाइट्रोजन को भी दुगना किया है। 2 एकम 2, नाइट्रोजन की संख्या इधर कितना है? 2 ठो है। ठीक है, हाँ इसमें भी नाइट्रोजन की संख्या 2 ठो है, क्योंकि पूरे होल ब्रैकेट के बाहर कितना है? 2 है, तो इसके भी नीचे 1 है। 2 एकम 2, इधर भी नाइट्रोजन की संख्या कितना है? 2। ये तो ऑक्सीजन को ना 2 तिया छोड़ दिए थे, नाइट्रोजन को 2 तिया थोड़ी छोड़ दिए थे, यहाँ तो 1 ठो है। 2 एकम 2, इधर नाइट्रोजन की संख्या कितना है? 2 ठो है। नाइट्रोजन की संख्या भी क्या हो गई? बैलेंस हो गई। अब एक एक करके चलिए दिखा देते हैं कैसे बैलेंस है। पहली बार ऑक्सीजन, पहली बार कौन था जी? ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की संख्या इस साइड और कितना आई? 8, 2 तिया 6 और 2 एकम 2, 6 2 मिलकर के 8 ऑक्सीजन। ठीक है, इधर देखते हैं, 2 तिया 6 और 2 एकम 2, 6 2 8, इधर भी ऑक्सीजन की संख्या कितना है? 8 है। ऑक्सीजन बैलेंस है। उसके बाद अब कौन है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की संख्या देखते हैं, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 2 हाइड्रोजन इधर, 2 हाइड्रोजन इसमें, 2 हाइड्रोजन इसमें, 2 हाइड्रोजन इसमें, मिलकर 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। इसमें देखते हैं हाइड्रोजन की संख्या कितना है? 2 दूनी 4, इधर भी हाइड्रोजन की संख्या कितना है? 4। तो हाइड्रोजन भी बैलेंस। अब देखते हैं कैल्शियम या नाइट्रोजन, पहले नाइट्रोजन देख लेते हैं, सॉरी हाँ नाइट्रोजन है। तो 2 एकम 2, ठीक है, 2 एकम 2, इधर नाइट्रोजन की संख्या कितना है? सॉरी 2 ठो है। आइए इधर देखते हैं नाइट्रोजन कितना है? 2 एकम 2, क्योंकि होल के बाहर है, पूरे होल ब्रैकेट के बाहर 2 है, सबको दुगना कर रहा है। 2 एकम 2, इधर भी नाइट्रोजन कितना है? 2 ठो है। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कौन सा तत्व बच रहा है जी? ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, और कोई है? कैल्शियम है। तो कैल्शियम देख लेते हैं, इधर कैल्शियम 1 ठो है, कैल्शियम के नीचे कोई नंबर नहीं है तो 1 ठो है ना, इसके भी नीचे 1 ठो है ना, तो कैल्शियम भी इधर है, कैल्शियम भी इधर 1 है। अरे तीर से जो एरो से जो पहले हैं वो सभी अभिकारक कहलाते हैं, रिएक्टेंट कहलाते हैं। तो रिएक्टेंट में भी देख रहे हैं कैल्शियम 1 ठो है, और उत्पाद यानी प्रोडक्ट में भी देख रहे हैं तो कैल्शियम कितना है? 1 ठो है। ठीक है, तो कैल्शियम भी क्या है? बराबर है। इस तरीके से हमने फर्स्ट केमिकल इक्वेशंस को क्या कर लिया? बैलेंस कर लिया। इसी को बोलते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब चलिए नेक्स्ट केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है,
तो चलिए अब हम इस रासायनिक समीकरण को बैलेंस करते हैं, संतुलित करते हैं। तो संतुलित करने के लिए हम क्या बताए थे, सबसे पहले इनको बॉक्स के अंदर बंद कर लो, ठीक है। तो सबसे पहले इन सभी को हम लोग बॉक्स के अंदर बंद कर लेते हैं। अब हम देखेंगे कौन सा ऐसा कंपाउंड का ग्रुप है जिसमें तत्वों की संख्या सबसे अधिक दिखाई दे रही है। यौगिक देखेंगे जिसमें तत्वों की संख्या सबसे ज्यादा खचर मचर दिखाई दे रहा है, सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो अगर ध्यान से देखें तो इसके पास भी और इसके पास भी, इन दोनों में जो है तत्वों की संख्या थोड़ा ज्यादा दिखाई दे रही है। तो किसी एक को लेकर के बैलेंसिंग स्टार्ट करते हैं। तो हम ले लेते हैं सबसे पहले इसी को ही, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि जिसमें तत्वों की संख्या खचर मचर सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है वहीं से स्टार्ट करते हैं बैलेंस करना, ठीक है। तो देख रहे हैं इसमें तत्वों की संख्याएं जो है थोड़ा ज्यादा है, खचर मचर ज्यादा इसमें है, तो यहीं से स्टार्ट करेंगे बैलेंस करना। अब देखेंगे इसमें कौन सबसे ज्यादा है। तो ध्यान से देखेंगे तो ऑक्सीजन की संख्या क्या है, ज्यादा है। तो अब देखेंगे ऑक्सीजन की संख्या कितना है, इसमें सबसे ज्यादा है। तो कुल मिला जुला करके इधर कितने ऑक्सीजन है। तो जब इधर ऑक्सीजन की संख्या इसमें देख रहे हैं 4 है, तो कुल मिला जुला करके इधर ऑक्सीजन की संख्या कितनी है ये देखते हैं। तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितना है, 1 है। तो मिल करके हो गया इधर कुल मिला करके टोटल 5 ठो। 4 ऑक्सीजन यहाँ से और 1 ऑक्सीजन यहाँ से, कुल मिला करके इधर 5 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो इस साइड की ओर अगर हम लोग ध्यान से देख रहे हैं तो टोटल 5 ऑक्सीजन है। अब चलिए इधर देख लेते हैं ऑक्सीजन की संख्या कितनी है। तो इधर देख रहे हैं 4 ऑक्सीजन इधर भी है, ठीक है। 4 ऑक्सीजन यहाँ है और 1 ऑक्सीजन यहाँ है। ये तो ऑक्सीजन की संख्या पहले से ही बैलेंस है जी, कितना है, 1। तो ऑक्सीजन की संख्या दोनों ओर बैलेंस है। कुल मिलाकर के ऑक्सीजन इधर भी कितने हैं, 5 है। तो दोनों ओर जो है, दोनों साइड ओर ऑक्सीजन की संख्या बैलेंस है। चलिए, तो जब ये पहले से बैलेंस है तो दोबारा हमें इसमें छेड़छाड़ करने की क्या आवश्यकता है। अब देखते हैं इसके बाद कौन सा तत्व है जिसकी संख्या ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो अब अगर गौर से देखेंगे तो ऑक्सीजन के बाद नाइट्रोजन की संख्या हमें दिखाई दे रही है। ऑक्सीजन के बाद कौन है, नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। तो सबसे पहले नाइट्रोजन को लेते हैं। दोनों की संख्या बराबर दिखाई दे रही है, नाइट्रोजन भी 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है, ठीक है। तो ऑक्सीजन के बाद किसी एक को ले लेते हैं, नाइट्रोजन को ले लेते हैं। तो ऑक्सीजन के बाद अगर किसी की संख्या ज्यादा है तो नाइट्रोजन है। चलिए इससे बैलेंस करते हैं, इसे बैलेंस करते हैं, ठीक है। किधर गया जी, सॉरी सॉरी, ओके। आइए, इधर नाइट्रोजन की संख्या कितना है, 2 है। नाइट्रोजन की संख्या, सॉरी सोडियम जी, आई एम सॉरी, सोडियम पढ़ते हैं, नाइट्रोजन नाइट्रोजन बोल रहा हूँ मैं। तो सोडियम की संख्या इधर कितना है, 2 है। और इधर सोडियम कितना है, 1 है। यानी कि हमें बैलेंस करने की आवश्यकता किसको है, सोडियम को है। तो इधर 2 है, इधर 1 है। तो इधर ज्यादा करने की आवश्यकता है इस साइड की ओर। आइए करते हैं। तो क्या करेंगे, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, अंदर ढुका करके कोई भी नंबर नहीं लिखेंगे। इसके बाहर पूरे ब्रैकेट के बाहर चेंजिंग होगा, कोई भी चेंजिंग होता है तो बाहर होता है। तो क्या करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं 2 कोफिशिएंट लगा करके, यानी गुणांक लगा करके। तो जैसे ही सबके आगे हम लोग 2 लगा देंगे तो नाइट्रोजन की संख्या इधर कितनी हो गई, 2 हो गई। 1 इधर है, 2 1 2, इधर भी नाइट्रोजन, सॉरी सोडियम की संख्या कितनी हो गई, 2। बार बार नाइट्रोजन निकल जा रहा है, सॉरी। तो इधर सोडियम की संख्या कितनी हो गई, 2 और इधर भी सोडियम की संख्या कितनी हो गई, 2। सोडियम हो गया बैलेंस। लेकिन जैसे ही हमने बबुआ सोडियम को बैलेंस किया तो ऑक्सीजन तुरंत हो गया अनबैलेंस। देखिए कैसे, सोडियम की संख्या दोनों साइड तो बराबर हो गया, इधर भी कितना है, 2 है, और इधर भी सोडियम की संख्या 2 1 2 हो गया। लेकिन ऑक्सीजन क्या हो गया, अनबैलेंस हो गया। देखिए कैसे। तो सबसे पहले हमने ऑक्सीजन से स्टार्ट किया था तो ऑक्सीजन पहले बैलेंस था, लेकिन जैसे ही सोडियम को बैलेंस किया तो ससुरा ऑक्सीजन जो है वो अनबैलेंस हो गया। देखिए इधर हो गया ऑक्सीजन 4 और 1 मिलाकर के, कुल मिलाकर के इधर हो गया ऑक्सीजन कितने, इधर 5 हो गए। देखिए इधर गिनेंगे तो देखिए ज्यादा होगा। इधर 1 ऑक्सीजन है तो 2 1 2 इधर हो गया और 4 इधर, मिला करके इधर जो है ऑक्सीजन कितने हो गए, 6 ऑक्सीजन इधर हो गए। ऑक्सीजन की संख्या इधर कितनी हो गई, 6, और इधर हो गया 5। यानी अब बैलेंस करने की हमें जरूरत है कि इधर इस साइड की ओर ऑक्सीजन को, ताकि ऑक्सीजन दोनों तरफ बराबर है। तो जिधर कम है उसी ओर चेंजिंग करेंगे, ठीक है। आइए करते हैं, क्योंकि देख रहे हैं जैसे ही सोडियम को किया तो ये अनबैलेंस हो गया, इसलिए अब हमें इसे बैलेंस करना ही पड़ेगा, तब आगे बढ़ेंगे। तो जरा देखिएगा, इधर तो 6 ऑक्सीजन है और इधर मात्र 5 ऑक्सीजन है। किसमें चेंजिंग कर दे, इन दोनों में से किसमें चेंजिंग कर दे कि दोनों ऑक्सीजन की संख्या क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। तो हम देख लेते हैं, पहले इधर जानते हैं इधर ऑक्सीजन 6 है
और इधर कितना है 5 ऑक्सीजन है। अगर इस इधर कोई कोफिशिएंट लगाएंगे तो सोडियम की संख्या फिर दोबारा अनबैलेंस हो जाएगी, क्योंकि पहले से दोनों तरफ दो सोडियम हो गया, बैलेंस हो गया। लेकिन अगर यहाँ पर कोफिशिएंट लगाएंगे तो ऑक्सीजन की संख्या तो बैलेंस होगा ही, माने ऑक्सीजन की संख्या बढ़ेगा ही, लेकिन कुछ ज़्यादा अनबैलेंस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सल्फर भी अनबैलेंस हो जाएगा, सोडियम अनबैलेंस हो जाएगा। इसलिए इनमें कहीं भी नहीं लगा करके हम यहाँ पर लगाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इधर जो है पहले से सोडियम बराबर कर दिए हैं, फिर लगा देंगे तो फिर अनबैलेंस सोडियम हो जाएगा, फिर सोडियम को जाएंगे फिर जाएंगे सोडियम को बैलेंस करने के लिए, तो ज़्यादा दिक्कत है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इस पूरे ब्रैकेट के बाद 2 लगा देते हैं। तो अब देखिए 2 एकनम 2 ऑक्सीजन इधर हो गया कितना, यहाँ से इसमें हो गया 2 और यहाँ पर 2 मिलकर के कितने हो गए 4, सॉरी इधर ऑक्सीजन कितना है 4 और यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 एकनम 2, इधर भी कुल मिलाकर के ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई 6 हो गई, ठीक है, ओके 6 हो गई ना। चल देखिए 4 ऑक्सीजन यहाँ से निकाल लिया और 2 एकनम 2 ऑक्सीजन इधर से हो गए, कुल मिलाकर के इधर भी 6 ऑक्सीजन हो गए और इधर भी 6 ऑक्सीजन हो गए, ऑक्सीजन की संख्या बैलेंस। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से हमने किन किन को बैलेंस कर लिया है, आपको याद है, सोडियम बैलेंस हो गया और ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब बैलेंस करने की आवश्यकता है किसको, हाइड्रोजन को, किसको जी, हाइड्रोजन को और सल्फर को। तो देखिए ध्यान से गौर से समझिए, ऑक्सीजन भी बैलेंस कर लिया हमने, इधर भी 6 ऑक्सीजन और इधर भी 6 ऑक्सीजन, सोडियम भी बैलेंस कर लिया, इधर भी 2 अनाइड सोडियम और इधर भी सोडियम कितना है 2 ठो है। अब बारी है किसकी, हाइड्रोजन की, ठीक है। आइए हाइड्रोजन की संख्या गिनते हैं, 2 एकनम 2 हाइड्रोजन इधर और 2 इधर हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन इधर और 2 दूनी 4 हाइड्रोजन इधर भी है, तो हाइड्रोजन की संख्या भी बैलेंस हो गया है। हाइड्रोजन इधर भी 4 है और हाइड्रोजन इधर भी कितना है 4 है, दोनों तरफ हाइड्रोजन की संख्या भी बैलेंस हो गया है। अब चलिए सल्फर को देखते हैं, क्या सल्फर बैलेंस है। तो देखिए एक सल्फर इधर है, एक सल्फर इधर भी है, अरे एक ठो इधर है और एक ठो इधर है, दोनों तरफ सल्फर की संख्या भी क्या है, बैलेंस है, बैलेंस हो गया। तो इस तरीके से दोनों साइड और हमने क्या कर लिया है, इस केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कर लिया है। तो इसी तरीके से हीट एंड ट्रायल मेथड से क्या करते हैं, किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, ठीक है। तुक्का लगा करके किसमें हम लोग चेंजिंग करें कि बराबर हो जाए, तो यहाँ और वहाँ तुक्का लगा करके चेंजिंग किया तो हमें बैलेंसिंग हो गया। अगर जाएंगे एक एक को लिख करके पूरा ब्रैकेट बना करके अगर बैलेंस करने तो ज़्यादा जो है खचमच हो जाएगा, खूब ज़्यादा पेज भरेगा। इसलिए हीट एंड ट्रायल मेथड का अगर इस्तेमाल करते हैं तो ये सबसे सटीक होता है और अच्छा उपाय होता है। समझ में आया, चलिए बहुत बढ़िया। दूसरा क्वेश्चन दिया है, सेकंड क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन, यानी कि नीचे तो रिएक्शन दिया गया है, बताइए कि इसमें अपचयन अभिक्रिया हो रहा है कि उपचयन अभिक्रिया हो रहा है। अब अपचयन अभिक्रिया क्या होता है, तो जरा एक शॉर्ट तरीके में बतला देता हूँ। देखो भाई, ऑक्सीजन का बढ़ना, क्या जी, ऑक्सीजन कहीं में जुड़ रहा है, किसी में बढ़ रहा है, किसी में जुड़ रहा है, तो अपचयन अभिक्रिया होगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगा। क्या होगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगा, उसी को अपचयन बोल सकते हैं, ठीक है, ओके। और जब कोई धनात्मक कोई तत्व है जो हमेशा थोड़ा एक्टिव रहता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की ज्यादा क्षमता रखता है, तो जब वह इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, ठीक है, तो इसको भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद से जानिए ऑक्सीजन का बढ़ना क्या होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इलेक्ट्रॉन को त्याग के धनायन बना दे रहा है तो भी ऑक्सीजन, वो ऐसा भी रिएक्शन भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। और हाइड्रोजन, यहाँ भी ध्यान देखिए, हाइड्रोजन की कमी हो जा रही है। मान लीजिए इधर कुछ कंपाउंड है, ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन है, उसमें से हाइड्रोजन निकल गया, हाइड्रोजन की इसके अंदर कमी आ गई, तो इस अभिक्रिया को भी, ऐसे रिएक्शन को भी जब देखा जा रहा है कि जिसमें हाइड्रोजन किसी में से निकल जा रहा है, कम हो जा रहा है, तो ऐसे रिएक्शन को भी कहा जाता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोला गया है, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहा गया है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन की 3 खासियत, अगर ऑक्सीजन कहीं बढ़ रहा है, बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अगर इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनायन बना दे रहा है, ठीक है, तो वो भी ऑक्सीकरण रिएक्शन है। और यदि किसी में से हाइड्रोजन निकल जा रहा है, उसमें हाइड्रोजन की कमी आ जा रही है, तो ऐसा भी क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है। आइए इसमें देखते हैं कौन सा खासियत दिखाई दे रहा है, ठीक है, आइए देखते हैं। तो अगर गौर से देखें तो यह है सोडियम जो सॉलिड अवस्था में है, यह है ऑक्सीजन जो गैस की अवस्था में है, इसके साथ चिपक गया, जुड़ गया, ऑक्सीजन क्या हो गया, जुड़ गया, तो यह ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है,
ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, इसको कहेंगे दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, ओके, समझ में आया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा आंसर होगा यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए हम लोग अपचयन पर भी बता देते हैं, यानी कि रिडक्शन पर भी। एक होता है सॉरी अपचयन होता है, एक होता है उपचयन। ऑक्सीकरण को ही अपचयन कहा जाता है। ठीक है, उपचयन को भी बता देता हूँ, तो मतलब कि रिडक्शन अभिक्रिया किसको कहते हैं, रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, यानी कि उपचयन रिएक्शन क्या होता है। तो देखिए ऑक्सीकरण तो हम लोग समझ लिया कि जब ऑक्सीजन बढ़ता है तो भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। जब कोई प्लस धातु यानी कि धनात्मक अगर कोई तत्व है वह इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उसका भी ऐसा भी रिएक्शन ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। हाइड्रोजन की कमी होती है तो ऐसा भी रिएक्शन क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। लेकिन जब किसी कंपाउंड में से ऑक्सीजन निकल रहा है, क्या हो रहा है, निकल रहा है, यानी कि ऑक्सीजन की कमी आ रही है, तो उपचयन रिएक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, उपचयन, यानी कि रिडक्शन अभिक्रिया कहलाएगा, रिडक्शन रिएक्शन कहलाएगा उसमें। ठीक है, और यदि कोई जैसे कि मान लीजिए ऋणात्मक कोई तत्व है जो विद्युत ऋणात्मकता में हमेशा देखा जाता है, तो वह इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, जैसे कि बेरियम। ठीक है, बेरियम क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को, या इलेक्ट्रॉन आ रहा है इसके पास, इसको ले रहा है चिपक के, ठीक है, ग्रहण करके अपना एक ऋणात्मक आयन बना ले रहा है, तो यह क्या कहलाएगा, ऐसा रिएक्शन भी कहलाएगा क्या, उपचयन अभिक्रिया, रिडक्शन अभिक्रिया। सीधे सीधे तत्व है जो विद्युत ऋणात्मक तत्व हमेशा रहते हैं ना, वो हमेशा। तो क्वेश्चन थर्ड दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिजिकल चेंज, यानी कि नीचे जो विकल्प दिए गए हैं उनमें से कौन सा जो चेंजिंग है, परिवर्तन है, वह एक भौतिक परिवर्तन नहीं है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं क्या यह एक भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो चेंजिंग वाटर टू स्टीम इज इन इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो किसी मतलब कोई पानी है, कोई पानी क्या, पानी तो हमेशा पानी ही रहता है। तो जब पानी अपना बॉइलिंग पॉइंट पर यानी कि क्वथनांक पर उबलता है, तो जब उबलता है तो भाप में कन्वर्ट होता है। यहाँ पर दे रहा है चेंजिंग वाटर टू स्टीम इन इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो अपने क्वथनांक पर पानी का उबल करके भाप बनना क्या एक रासायनिक एक फिजिकल चेंजिंग परिवर्तन नहीं है। तो भैया ये तो फिजिकल चेंजिंग है। पूछ रहा है कि हमें वह बताइए जो फिजिकल चेंजिंग नहीं हो। यह तो फिजिकल चेंजिंग है, क्योंकि उबलता है तो पानी रहता है, भाप भले ही बन गया तो क्या है, लेकिन उसका जो अणु है, पानी का जो कण है, वह H2O ही रहता है, वो बदलता नहीं है। पानी पिछले उबलने से पहले भी पानी रहेगा, भाप बन जाएगा तो भी पानी की कण ही रहेगा। इसलिए इसमें पदार्थ नहीं चेंज हुआ, तो यह रासायनिक परिवर्तन नहीं, यह भौतिक परिवर्तन है। वह पूछा है कि फिजिकल चेंजिंग न हो, वह बताइए। ये तो फिजिकल चेंजिंग है। मेल्टिंग ऑफ आइस, तो पानी बर्फ जो रहता है पानी में जब पिघल रहा होता है, यानी कि मेल्टिंग मतलब क्या होता है, पिघलना। तो जब बर्फ पिघल रहा है तो पानी ही है, बर्फ है तो भी पानी का कण है, पिघल रहा है और पानी में कन्वर्ट हो रहा है, बहते हुए पानी में कन्वर्ट हो रहा है, तो भी क्या है, पानी है। तो यह एक फिजिकल चेंजिंग है, भौतिक परिवर्तन है। यह भौतिक परिवर्तन, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि यह भौतिक परिवर्तन नहीं है, क्योंकि देख रहे हैं पानी पानी ही रह रहा है, तो ये फिजिकल चेंजिंग है। वो पूछा है फिजिकल चेंजिंग कौन नहीं है। डिसॉल्विंग साल्ट इन वाटर, ठीक है, तो जब किसी लवण को पानी में घोल देते हैं, जैसे नमक को पानी में घोल देंगे तो क्या नया पदार्थ बनेगा, नहीं। तो यह भी एक फिजिकल चेंजिंग है, बस खाली बाहरी तरीके से क्या हो गया है, परिवर्तन हो गया। यानी सॉल्ट जो है थोड़ा ठोस अवस्था में थे, घोल दिया, चारों तरफ फैल गए, लिक्विड अवस्था में हो गया, तो क्या इस तरह से पदार्थ बदल गया, नहीं। चीखेंगे तो इसमें नमक का गुण है, पदार्थ नहीं चेंज हुआ है, खाली बहुत बाहरी तरीके से चेंजिंग हो गया है। तो यह एक भौतिक परिवर्तन है, हमें खोजना है भौतिक परिवर्तन न हो। तो कम्बस्टन ऑफ एलपीजी, हाँ, यह एक भौतिक परिवर्तन नहीं है। कम्बस्टन का मतलब है जलाना या दहन करना। तो जब एलपीजी को जलाएंगे, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, यानी कि जो हमारी माता जी खाना बनाती हैं जिस गैस पर, उसी गैस को एलपीजी गैस बोलते हैं। तो जब उसको जलाते हैं तो नया पदार्थ बनता है, मीथेन गैस होता है। एलपीजी गैस को क्या कहते हैं, मीथेन गैस, ठीक है। तो मीथेन गैस में और भी कुछ पदार्थ मिलाए गए होते हैं, तब वो एलपीजी गैस कहलाता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। जब उसको जलाएंगे तो जो गैसवा है वो जल करके कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा, नया पदार्थ बनेगा। तो यह एक भौतिक परिवर्तन नहीं है, यह एक रासायनिक परिवर्तन है। तो उसने पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिजिकल चेंज, तो इसमें से कौन है जो फिजिकल चेंज नहीं है, भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो वह है यह एक भौतिक परिवर्तन नहीं, रासायनिक परिवर्तन है। जब हम एलपीजी को जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, नया पदार्थ बनेगा, इसलिए यह एक रासायनिक परिवर्तन है, न कि भौतिक परिवर्तन, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 4 है एग्जांपल्स ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अमंग द फॉलोइंग आर, यानी नीचे दिए गए आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है जितने विकल्प है उनमें कौन ऐसा रिएक्शन है जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहला सकता है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को कहा जाता है हिंदी में द्विविस्थापन अभिक्रिया, जिसमें क्या होते हैं एक दूसरे को लतिया देते हैं, एक दूसरे की जगह पर बैठ जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शन को जो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है, ठीक है। इसमें क्या करता है एक आयन दूसरे की जगह बैठ जाता है, दूसरा का जो है पहले की जगह पर बैठ जाता है। तो ध्यान दीजिए यहाँ सोडियम है इसके जगह पर जाकर के बैठ गया, ठीक है, क्लोरीन के साथ चिपक गया है, और बेरियम जो है इसके जगह पर जाकर के सल्फेट के साथ बैठ गया है। तो इसी को बोला जाता है उभय अपघटन अभिक्रिया भी या द्विविस्थापन अभिक्रिया भी। इंग्लिश में इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया, दोनों एक दूसरे को विस्थापित करके एक दूसरे की जगह पर बैठ रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग ट्रिक मारिएगा कौन है, यह ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हेन एन आयरन नेल इज इमर्स्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन व्हाई डज द कलर ऑफ सॉल्यूशन चेंज। नेल मतलब होता है एक क्लिप, तो आयरन का क्लिप जब कॉपर सल्फेट में डुबाया जाता है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डुबाया जाता है तो आखिर क्यों कलर चेंज हो जाता है। तो इसका कारण है बबुआ लतियाना। क्या, फेरस जो है वो अत्यधिक शक्तिशाली होता है कॉपर से, विद्युत धनात्मकता में सबसे अधिक शक्तिशाली होता है कौन, फेरस। इसीलिए क्या करता है जाकर के लतिया देता है इसके सॉल्यूशन से, लतिया करके मतलब इसको हटा देता है उसके जगह पर से और खुद उसी की जगह पर जाकर के बैठ जाता है। इस कारण से पहले जो यह एक्वस था कॉपर सल्फेट, जो कॉपर सल्फेट के रूप में था वो नीले रंग का था, जैसे ही फेरस उसमें घुस गया तो वो हरे रंग का हो जाता है, ठीक है। इसी कारण से जो रंग होता है सॉल्यूशन का पूरा वो चेंज हो जाता है। आज समझ में चलिए। तो क्वेश्चन 6 कह रहा है ए सोल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग, मतलब कि ये कोई सोल्यूशन है, ये कोई विलियन है जो हमेशा व्हाइट वॉशिंग यानी सफेदी करने के लिए यूज किया जाता है, उसको एक्स नाम दिया था। लेकिन पूछ रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में उसका नाम बताइए, ठीक है। तो एक कोई सोल्यूशन है जो व्हाइट वॉशिंग करने के लिए यूज किया जाता है, उसका नाम बताइए। तो फर्स्ट क्वेश्चन वही पूछ रहा है, उसका नाम बताइए और उसका फार्मूला भी बताइए। राइट द नेम एंड फार्मूला ऑफ सब्सटेंस एक्स। उस एक्स का क्या नाम होगा, तो भैया उसका नाम होगा कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। यही है पगला जिसका यूज किया जाता है पानी में घोर करके व्हाइट वॉशिंग करने के लिए, ठीक है। तो इसका फार्मूला हमने लिख दिया, अब नेम भी लिख देते हैं। इसका नेम है कैल्शियम ऑक्साइड, ओके, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड बी क्वेश्चन में क्या कर रहा है, राइट द रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस एक्स, यानी जो यह एक्स हमने अभी बताया है उसका वाटर के साथ रिएक्शन लिखिए। रिएक्शन क्या होता है, कैसे होता है, उसका रिएक्शन लिखिए। चलिए लिखते हैं। यह हो गया कैल्शियम ऑक्साइड, वाटर मतलब H2O, इसके साथ मिलाएंगे जब घोलेंगे तो बनाएंगे क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना। इसी को कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बुझा हुआ चूना। जैसे ही इसको घोल देते हैं पानी में पंछुछुर हो जाता है, तो उसका अब प्रयोग किया जाता है व्हाइट वॉशिंग करने के लिए, क्योंकि ये कड़े रहता है, ये टाइट रहता है, ये सॉलिड अवस्था में रहता है। किस अवस्था में रहता है, सॉलिड अवस्था में। सॉलिड और पत्थर नहीं रगड़ेंगे दीवार पर, इसलिए पानी में घोल कर पंछुछुर कर दिया जाता है, इसमें घोल दिया जाता है, तो ये कड़े से हो जाता है गीला ठंडा। इसी कारण से इसको बूझा चूना कहते हैं। क्या कहते हैं, बूझा चूना कहते हैं, ठीक है, बूझा चूना। ये हमने रिएक्शन लिख दिया, ठीक है। चलिए देखते हैं बैलेंस है कि नहीं है। तो बैलेंस है, कैल्शियम एक ठो, ऑक्सीजन कितना है 2 ठो और हाइड्रोजन बैलेंस है। चलिए ठीक है, तो ये हमने रिएक्शन लिख दिया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हिंदी अनुवाद आप स्क्रीन पर देख रहे हैं और इंग्लिश में हमने लिख दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन इज द केमिकल रिएक्शन इन विच, यानी कि ऑक्सीकरण वह अभिक्रिया है जिसमें क्या दिखाई देता है, तो इलेक्ट्रॉन आर सेपरेटेड, इलेक्ट्रॉन अलग होते हैं। तो हमने अभी बताया था जो भी विद्युत धनात्मक शक्तिशाली जितने भी विद्युतीय तत्व होते हैं जो हमेशा इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं, उसमें देखा जाता है कि वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे होते हैं, सेपरेट कर रहे होते हैं, त्याग रहे होते हैं। तो जब भी किसी विद्युतीय धनात्मक तत्व का देखा जाता है इलेक्ट्रॉन त्यागते हुए, तो ऐसे रिएक्शन को ही कहा जाता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो क्या कह रहा है, ऑक्सीडेशन इज द केमिकल रिएक्शन इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर सेपरेटेड, जिसमें देखा जाता है कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, त्यागे जाते हैं। तो वैसा ही रिएक्शन क्या होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है। तो विकल्प क्या मारेंगे, ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा क्या है, सही है, ठीक है। क्योंकि ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ही क्या देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है, तो इलेक्ट्रॉन त्यागने को ही ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहा गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाने की अभिक्रिया को कहा गया है ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ठीक है। तो उसमें देखते हैं इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे थे, सेपरेट हो रहे होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, कर्लिंग ऑफ मिल्क
फॉर्मेशन ऑफ कॉर्ड यानी कि दही का बनना, ठीक है। इज विच टाइप्स ऑफ चेंज यानी कि दही का बनना किस प्रकार का परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है कि रासायनिक परिवर्तन है। तो हमेशा याद रखिएगा कि दही का जमना जो होता है वह एक रासायनिक परिवर्तन होता है, केमिकल चेंजिंग होता है। क्या होता है? केमिकल चेंजिंग। ऑप्शन भी उसका सही रहेगा, ठीक है। ये एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि जो है दही जब जमता है ना तो उसमें जो माइक्रोस होते हैं, सूक्ष्म जीव, वो क्या करते हैं, एक एंजाइम बनाने का काम करते हैं। वही एंजाइम क्या करता है, दही को फाड़ करके क्या कर देता है, दूध से दही बना देता है। तो क्या अब दूध रहा? नहीं न रहा। दूध से क्या बन गया? दही बन गया, नए पदार्थ का निर्माण हो गया। इसलिए ऐसा रिएक्शन क्या कराता है? केमिकल चेंजिंग कराता है। अब क्वेश्चन 9 देखते हैं। क्वेश्चन 9 देख रहा है, दिया है डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी इन विच टाइप्स ऑफ प्रोसेस यानी कि जो हमारे शरीर में भोजन का पाचन होता है वह किस प्रकार का प्रक्रिया है, कैसा मतलब कि रिएक्शन है, ठीक है, कैसा उसमें अभी वो कैसा परिवर्तन है उसमें देखा जाता है। तो भोजन को जब हम लोग चबाते हैं, खाते हैं, तो यह जो है जब हम खाते हैं अंदर तो जा करके भोजन टूटता है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है। तो कह सकते हैं यह एक अपघटन अभिक्रिया है। क्या है? एक अपघटन अभिक्रिया है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जब भोजन खाते हैं तो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है हमारे शरीर में, हमारे पेट में जाकर के, ठीक है। तो ऐसा जो है इसमें चेंजिंग देखने को मिलता है कि यह टूट रहा है। तो इसलिए ऐसे रिएक्शन को कह सकते हैं, यानी कि हमारे शरीर में पाचन के रिएक्शन को कह सकते हैं एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक है। चलिए तो आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इसमें दिया है NH4Cl जो है वियोजित हो रहा है NH4 प्लस आयन में और क्लोरीन माइनस आयन में, यानी कि बस यहाँ पर क्या हो गया है, टूट करके वियोजित हो गया, अलग हो गया, आयन क्या हो गए हैं, अलग हो गए हैं। तो यह किस प्रकार का रिएक्शन है? इसमें पूछा है इज विच रिएक्शन, यह किस प्रकार का रिएक्शन है। तो भैया यह जो है एक आयनिक डिसोसिएशन रिएक्शन है, आयनों का यहाँ पर वियोजन हुआ है, ठीक है। क्या देख रहे हैं कि आयन क्या हो गया, बस अलग हो चुका है। फिर जिस कारण से अलग हुए वो कारण हटा देंगे तो फिर चिपक जाएंगे, फिर NH4Cl बना लेंगे। तो इसलिए इनका यह रिएक्शन कैसा है? आयनिक डिसोसिएशन रिएक्शन है, आयनिक वियोजन अभिक्रिया है, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन ए पीस ऑफ जिंक मेटल डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है। पहले तो आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि यह क्वेश्चन के कितने विकल्प हैं, ठीक है, और उन सभी का सोल्यूशन हमें दिखाना है। सभी का, जैसे जिंक को इसमें डुबोना है तो कहीं एल्यूमिनियम दिया होगा, ठीक है। एल्यूमिनियम को किसी सॉल्यूशन में डालते हैं तो क्या होता है, फिर आयरन को किसी सॉल्यूशन में डालते हैं तो क्या होता है। इस पर जो है 1 या 2 क्वेश्चन अवश्य ही बोर्ड एग्जाम में बनता है। ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट अगर कोई क्वेश्चन है तो यही है इस हमारे चैप्टर्स का, ठीक है। आइए इसको पहले समझाते हैं कि यह इसका जो है सोल्यूशन हम लोग कैसे करते हैं। ध्यान देखिए, यह जो है विद्युतीय धनात्मक आयनों का या विद्युत धनात्मक तत्वों का एक घटता हुआ सीरीज है, यानी कि जो इधर सबसे पहले वाले हैं, इधर जो सबसे पहले वाला तत्व है वो सबसे स्ट्रॉन्ग विद्युतीय धनायन है। क्या है? सबसे स्ट्रॉन्ग विद्युतीय धनायन तत्व है। क्या है? तत्व है। यानी कि अगर सबसे आगे देखेंगे तो पोटेशियम है, यह सबसे स्ट्रॉन्ग विद्युतीय धनायन वाला तत्व है। यह सबसे तेज फास्ट विद्युत इलेक्ट्रॉन को त्यागने का काम करता है, ठीक है। उसके बाद है सोडियम, यानी कि सबसे अधिक अगर क्रियाशील एक्टिव रहेगा तो पोटेशियम, उसके बाद रहेगा सोडियम, उसके बाद रहेगा लिथियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद एल्यूमिनियम, फिर जिंक। इस तरह से करते करते सीरीज यहाँ तक पहुंचा है, ठीक है। यह जो है धनायन बनाने वाले तत्वों का घटता हुआ क्रम है, ठीक है। एक तरह से कहे कि इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता के आधार पर अगर सीरीज देखें तो सबसे पहले हैं वो सबसे तेज बड़ी फास्ट तरीके से विद्युतीय इलेक्ट्रॉन को त्याग करके विद्युतीय धनायन बनाएंगे, ठीक है। इनको याद करने का अगर फार्मूला बताऊं, ट्रिक बताऊं तो याद रखिएगा, पसली का मग अलजन फेसन पबहकु अज हज पीटी, यही इनका क्रम है। क्या है? पसली का मग अलजन फैशन पबहकु हज अज पीटी, ठीक है। यह हाइड्रागेरम यहाँ रहना चाहिए, ठीक है। इसको पीछे कर लीजिएगा, 1 मिनट। चाप किधर गया जी? चलिए हम बनाते हैं। हाँ, इसके बाद रहेगा अर्जेंटिनम यानी कि सिल्वर, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। तो पसली का मगलजन फैशन पबहकु हज अज पीटी, इस फार्मूले से यह सीरीज याद कर सकते हैं। यह जो है विद्युतीय धनायन बनाने वाले तत्वों का घटता हुआ क्रम है।
सबसे पहले इधर वाले जो तत्व रहेंगे सबसे आगे वो स्ट्रांग रहेंगे, उसके बाद उससे कम स्ट्रांग रहेगा, उसके बाद उससे कम स्ट्रांग रहेगा। ठीक है, तो यह जो सीरीज है अगर याद कर लेंगे तो फिर आप क्या होगा जब आयरन को इस सॉल्यूशन में डालेंगे, क्या होगा जब एल्यूमिनियम को इस सॉल्यूशन में डालेंगे, क्या होगा जब जिंक को किसी दिए गए सॉल्यूशन में डालेंगे, तो देखिए क्या होगा। जिंक जो है सबसे आगे है, जिंक जो है कॉपर से आगे है। देख रहे हैं कॉपर कहाँ पर है, कॉपर यहाँ पर है और जिंक क्या है पहले है। तो सबसे अधिक क्रियाशील, सबसे अधिक एक्टिव विद्युतीय धनायन वाला तत्व तो कौन है, जिंक है। किससे, कॉपर से। तो जब कॉपर से यह अधिक स्ट्रांग है तो ये क्या कर देगा, इसको लतिया देगा, लतिया करके खुद उसके जगह पर जा करके बैठ जाएगा। ठीक है, तो इस कारण से हम देख रहे हैं एक तरह से विस्थापन अभिक्रिया हो जा रहा है। जिंक का क्या कर दिया, कॉपर को लतिया करके उसके जगह पर बैठ गया, उसके विस्थापन सॉरी इसने क्या कर दिया, विस्थापन अभिक्रिया दे दिया। ठीक है, तो विस्थापित कर दिया, कॉपर को लतिया करके उसके जगह पर बैठ गया। इस तरह से हमें यह प्रोडक्ट देखने को मिला। तो यही होता है। उसने पूछा था क्या होता है जब जिंक को कॉपर सल्फेट के विलय में डालते हैं, तो यही होता है जब जिंक को कॉपर सल्फेट के विलय में डालते हैं। और ये कैसे हमें मालूम होगा, जब यह सीरीज आप लोग याद कर लेंगे। एक बार और बता देते हैं इस सीरीज को याद कैसे करना है। पसली का मग अलजन फैशन पब हकू हज अज औ पीटी। अंडरस्टैंड। चलिए मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।